Good morning all of you. Today we will continue our 8th chapter class 11 subject biology. तो आज का जो लेक्चर है अपना उसके ऊपर वो टोटली सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कुछ ऑर्गेनेल्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने प्लांट सेल का डायग्राम बना के उसके बारे में कुछ डिटेल में पॉइंट्स पढ़े थे, है ना। तो प्लांट सेल के बारे में अपनों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे उसके अंदर जो भी मैंने आपको कहा था मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स या जो भी कुछ प्रेजेंट होती हैं चीज़ें उनके बारे में उन्होंने डिटेल में कहा था, मैंने आपको आगे पढ़ेंगे। और उस चैप्टर के उस जो लेक्चर के अंदर उन्होंने देखा था डायग्राम के थ्रू कुछ पॉइंट्स देखे थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इन पॉइंट्स का ओवरव्यू लेने के बाद जो आगे अपने को डिटेल में समझ आ जाएगा। तो हर एक पार्ट के बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया था, उसके बारे में उन्होंने पढ़ लिया था। ठीक है, और उन्होंने उस चैप्टर के अंदर उस लेक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स और देखे थे चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन से भी रिलेटेड थे और कुछ जो है ब्रीफ अकाउंट भी था। ठीक है, तो आज अपने जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अपना फर्स्ट जो है पार्ट है सेल स्ट्रक्चर का। ठीक है, मतलब कि अपने जो है धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कुछ अपने जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या था सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बताया हुआ है कि सेल की आउटर जो स्ट्रक्चर थी जो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है वो क्या थी, सेल मेम्ब्रेन। क्या थी, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो क्या था 1950 के अंदर बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट होने लगा, यानी कि उस टाइम पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी। उस टाइम पे ऐसा ज़रूरी मानना जाने लगा कि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कई फंक्शंस होते हैं, उनकी कई डिस्कवरीज थी। ठीक है, तो जब इन्होंने सेल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया तो इनको कुछ पॉइंट्स मिले, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि सेल्स जो होती हैं उसके कुछ कंपोजिशन होते हैं, सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे इन्होंने जो सर्च वगैरह की तो उसके बाद में क्या कहा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, इसको केमिकल स्टडीज की, तो इन्होंने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन स्पेशली किसकी सेल मेम्ब्रेन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने डिटेल में स्टडी करी। ठीक है, तो इनको क्या पता चला कि सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो जो मेनली किससे कंपोज्ड होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करते हैं इसके अंदर कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं या फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, बाइलेयर की फॉर्म में, कुछ इस टाइप लिपिड्स जो होते हैं इसके अंदर सेल के अंदर वो बाइलेयर फॉर्म में एडजस्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। इसके अंदर क्या होता है ना कि सेल के अंदर जो लिपिड्स अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर उनका कुछ एक अरेंजमेंट होता है, लिपिड्स का कुछ अरेंजमेंट होता है। जैसे बाइलेयर है, क्या है, बाइलेयर। तो इन बाइलेयर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बताऊँ इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये 2 लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ, तो इसके अंदर एक होता है ये वाला पार्ट, दूसरा होता है कुछ इस टाइप का पार्ट, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज। इससे ऐसी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने शायद आपको याद आ रहा हो, आपने पहले भी सुना हो या कहीं कैसे देखी हो। हाँ, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। और ये वाला फॉबिक। कैसा होता है, फॉबिक। तो इस चीज के बारे में तो आप लोगों ने 10th में डिटेल में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोफिलिक पार्ट और फॉबिक पार्ट। कहाँ पढ़ा था, मैं आपको टॉपिक भी बता दूं, मिसाइल के अंदर आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लिपिड की वो कुछ ऐसे मैनर में अरेंज होती है। ये जो फॉबिक वाला पार्ट होता है ये अंदर की तरफ होता है इनर स्पेस में, और जो फिलिक वाला पार्ट होता है वो आउटर स्पेस में होता है। कहाँ होता है, आउटर स्पेस के अंदर अदर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बाइलेयर है, पता है आपको, लिपिड्स, और अरेंजमेंट कैसी है, कुछ इनर और आउटर स्पेस के अंदर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक 2 टाइप्स के जो पार्ट है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये क्या करता है, हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट होता है, फोबिक का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, फोबिया, किसी चीज से अपने को फोबिया होना, यानी कि उस चीज से अपने परहेज रखते हैं, अपने को पसंद नहीं होती वो चीज, है ना। तो ये क्या होता है, इनर वाला पार्ट जो है फोबिक पार्ट है, ये क्या करता है,
साथ में मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। तो ये इनर स्पेस को थोड़ा सा आउटर स्पेस से अलग करके रखता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इनकी वजह से, यानी कि आउटर और इनर स्पेस की वजह से ये इसको एक्वस एनवायरनमेंट से सेफ रखता है, एक्वस एनवायरनमेंट से सेफ रखता है, यानी कि इससे थोड़ा दूर रखता है। समझ आ गया? तो बेसिकली आप लोगों को पता चला होगा कि इसके अंदर क्या होता है, किससे कंपोज होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। आप लोगों ने ये चीज देखी। अब क्या था, जैसे जैसे डिस्कवरीज बढ़ने लगी, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ने लगे, तो कुछ टाइम के बाद में पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड्स प्रोटीन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल से भी बनी होती है। किससे बनी होती है? थर्ड पार्ट से, कोलेस्ट्रॉल से। ये चीज आपको याद रखनी है, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ध्यान रखना है इसको। आगे देखो, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, इनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनके कुछ अपने रेशियोज आने लगे। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो थी बनी तो इन्हीं चीज़ों से होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो इन लोगों को, इन चीज़ों का क्या था कि जैसे जैसे सेल के बारे में डिस्कवरी होती गई, तो हर एक सेल के अंदर जो लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट थे उनका अपना एक कंपोनेंट आने लगा, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट आने लगे। मतलब कि लिपिड मान लो किसी सेल के अंदर 40% प्रेजेंट है, तो वहाँ पे प्रोटीन कितना होगा? 60%। इस टाइप के इनके रेशियोज आने लगे, ठीक है। मतलब कि हर एक सेल के अंदर सारा का सारा ये सिस्टम जो था सेम नहीं था। जैसे अपने इराइथ्रोसाइट्स की बात करते हैं, इराइथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? WBC को बोलते हैं, ठीक है। इराइथ्रोसाइट्स के अंदर क्या होता है कि इराइथ्रोसाइट्स के अंदर देखो कि 52% और 40% का रेशियो चलता है। 52% और 40%, मतलब कि प्रोटीन जो होता है वो तो होता है 52%, ठीक है। और 40% क्या होता है इसके अंदर? आपको लिपिड्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसमें? लिपिड्स। समझ आ गया? 8% कुछ अदर पार्ट होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, एज एग्जांपल अपने देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके फिक्स होते हैं, अपने अपने जो है रेशियो इनका फिक्स होता है सेल के अंदर कि कौन सा मेंबर जो है या कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो कितना पार्ट कंटेन करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन 52% है, लिपिड 40%। ये तो अपनों ने देखा है एक एग्जांपल। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे, एज एग्जांपल आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये ना अपना थोड़ा बहुत जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन। आगे अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होता है, मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होते हैं वो इंटीग्रल और पेरिफेरल बेसिस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी मेम्ब्रेन होती है, उनके आउटर स्पेसेस में भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती है और इनर स्पेसेस में भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती है। जैसे बाइलेयर के अंदर अपन देखा था, इनर वाले स्पेस के अंदर कुछ हाइड्रोफोबिक पार्ट था और आउटर वाले स्पेस में कुछ हाइड्रोफिलिक पार्ट था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने दोबारा देख लें कि इन चीजों सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, अपने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं दोबारा। इसको दोबारा देखने से पहले आप लोग जो है एक पॉइंट और देखो इसका, अपने एक और पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे मेम्ब्रेन जो होती है उनको 2 पार्ट्स में रखा गया है, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए। पहला था इंटीग्रल, दूसरा है पेरिफेरल। तो इंटीग्रल वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे सरफेस पे लाई होती है। कहाँ पे होती है? सरफेस पे। और जो पेरिफेरल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ एरिया के अंदर एम्बेडेड होती है, घुसी होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एक्सट्रैक्शन का बेसिस है उसके ऊपर प्रोटीन जो है वो पार्शियली पेरिफेरल के अंदर तो पार्शियली बिल्ड है, यानी सेल के अंदर है थोड़े से, और इंटीग्रल वाले जो प्रोटीन वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या था, पहले अपने को पता चला लिपिड्स एंड प्रोटीन से सिर्फ बनी होती है। कुछ टाइम के बाद में अपने को पता चला कि कोलेस्ट्रॉल से भी बनी होती है। फिर इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स थे, जैसे बाइलेयर होती है लिपिड्स की लेयर, तो बाइलेयर के अंदर उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। फिर अपनों ने देखा कि ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर लिपिड्स, प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल जितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। तो प्रोटीन 52%, लिपिड्स 40%। और अगर अपनों ने इनका एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करना है तो 2 पार्ट्स में है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब इंटीग्रल वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे। और पेरिफेरल वाले कुछ ना कुछ साइड में एम्बेडेड होते हैं या फिर उसके अंदर घुसे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर कई। अब इन थ्योरीज के बाद में क्या था, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में एक थ्योरी स्टैब्लिश हुई थी, या बोल दो एक मॉडल आया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखते
देखते हैं। ये चीजें तो अपने को क्लियर होगी, फिर भी लास्ट में अपने थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको डाउन नहीं है, इसलिए अपने इसको बार बार पढ़ के चलते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो। अब देखो इसके अंदर जो स्पेशल मॉडल आया वो कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले जैसे कि अपने हर एक चीज के नाम से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है, तो उसके अंदर देखते हैं अपने फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है टर्म रिलेटेड है फ्लूइड से, यानी कि फ्लूइडिटी से। ठीक है, हाँ जी, तो सारा का सारा जो मॉडल है वो बेसिकली इसी एक टर्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके बारे में अपने स्टार्ट करते हैं। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया? सिंगर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट थे 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन थे, इन्होंने बताया था इस थ्योरी के बारे में, इस मॉडल के बारे में। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था कि जो फ्लूइड नेचर होता है लिपिड्स का, क्या होता है? फ्लूइड नेचर। लिपिड्स आर ऑफ फ्लूइड नेचर। ठीक है, अब फ्लूइड नेचर का मतलब क्या होता है? कि बहना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो मूवमेंट थोड़ी सी लिक्विडिटी की तरह करते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स क्या थे? फ्लूइड नेचर के थे, जिसके कारण क्या था? प्रोटीन जो थे उनके अंदर मूवमेंट करते थे उनके साथ ही। जो लिपिड्स जो थे अनेबल लेटरल मूवमेंट प्रोटीन विद ओवरऑल बाइलेयर। अब देखो इनके अंदर क्या था? फ्लूइड इसी नेचर के साथ में लिपिड्स जो थे प्रोटीन के साथ मिलकर, लिपिड्स के अंदर फ्लूइडिटी नेचर था जो साथ में प्रोटीन के साथ मिलकर लेटरल मूवमेंट शो करते थे, जिसको क्या बोला था? फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं इसको? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? तरलता। हिंदी में इसका नाम होता है तरलता। देखो क्या होता है तरल या लिक्विड, उसका मतलब ये होता है कि फ्लो करना। ठीक है, तो लिक्विड्स क्या थे? फ्लूइड नेचर के थे, जिन्होंने अपने साथ प्रोटीन्स को मिक्स करके और फ्लूइडिटी नेचर शो किया, एक लेटरल मूवमेंट शो की। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? फ्लूइड नेचर जो था मेम्ब्रेन का वो इंपॉर्टेंट था। किस वे से इंपॉर्टेंट था? अभी जो फ्लूइड नेचर अपने को पता चला इसका, अब इसके अपने को फायदे भी तो पता चलने चाहिए कि अगर ये मॉडल इन्होंने दिया तो इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी तो होंगे। तो ऐसे थोड़ी है कि फ्लूइड नेचर क्या है इसके कोई बेनिफिट ही ना हो, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं, जैसे फ्लूइड नेचर होने की वजह से ये सेल जो है वो ग्रोथ करती है, ग्रोथ में। ठीक है, सेल डिवीजन में काम देखिए इसके मतलब फ्लूइडिटी की वजह से अपने को क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं? सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ग्रोथ में हेल्प कर रही है, साथ में फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। ठीक है, साथ में कुछ और वर्क कर रही है। इसके साथ साथ सेल डिवीजन और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस भी सारी की सारी कंप्लीट कर रही है, सिक्रीशन भी आ रहा है इसमें। तो इतने सारे काम जो है वो किसके थ्रू हो रहे हैं? फ्लूइडिटी की वजह से हो रहे हैं। किसके थ्रू? फ्लूइडिटी की वजह से। सो फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल था सिंगर और निकोलसन ने दिया था, इन्होंने यही बताया था कि लिपिड जो होते हैं वो फ्लूइड नेचर के होते हैं। फ्लूइड नेचर होने की वजह से प्रोटीन को अपने साथ साथ लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर या जो भी सेल की बात कर रहे हैं उस सेल के अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, सेल ग्रोथ की, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, ये सब चीजें, ये सब फंक्शंस जो इसमें परफॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को इसके थ्रू। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, आप लोगों को पता है ना ये चीज? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। देखो इसके अंदर क्या होता है? अब जो सेल मेम्ब्रेन की अपनी बात कर रहे हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, उसका काम क्या है? वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। तो ये क्या काम करती है? कुछ सिलेक्टिवली परमेबल मॉलिक्यूल्स को जाने देती है और बाकी एनवायरनमेंट से उसको कुछ ना कुछ हद तक प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो भी कई मेथड से होते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करनी है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो क्या करेंगे? हो सकता है वो पैसिवली करें, यानी कि विदाउट एनर्जी, हो सकता है वो एक्टिवली करें, यानी कि विद द यूजेस ऑफ एनर्जी। तो इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ते हैं। इस मॉडल के बाद में अपने देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करते हैं। पहला था पैसिवली। पैसिवली का मतलब कि उनको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। दूसरा है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस का मैं आपको बताऊंगी। फिर है एक्टिव मूवमेंट। देखो इनके अंदर क्या होता है?
हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट यूसेज ऑफ एनर्जी, उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। फिर एक्टिव, एक्टिव के अंदर क्या होता है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, अगर उनको सेल के अंदर मूव करना है तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होगी। तो एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, एटीपी की फॉर्म। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ये तो अपने सब जानते हैं कि सेल के अंदर अगर एनर्जी की कोई करेंसी चलती है तो कौन सी होती है, एटीपी। सो मॉलिक्यूल्स जब अपनी एनर्जी का यूज करके जाते हैं तो उसको एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होगी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर तो उन्होंने ये देखा जो लिपिड्स के उनका फ्लूइडिटी नेचर होता है जिसकी वजह से वो सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, सिक्रीशन में, ठीक है, इंटरनोड्स वगैरह इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। फिर उन्होंने देख लिया कि फ्लूइड वगैरह जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होना है तो कई वे से होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। तो ये चीजें, तीनों चीजें अपनी क्लियर हो गई है। अब अपने नेक्स्ट इसके बारे में ओवरऑल बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में उन्होंने क्या क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स की लेयर उन्होंने पढ़ ली, इंटरनल आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में उन्होंने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, यानी क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है उनमें। फिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने की लिपिड, प्रोटीन और साथ में कोलेस्ट्रॉल, तीन चीजों से मिलकर जो है सेल मेम्ब्रेन के बनी होती है। फिर उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो भी सेल है, अपने इरेथ्रोसाइट का एग्जांपल लिया था, उसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन का एक परफेक्ट रेशियो होता है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फिक्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने बात की कि एक मॉडल आया जिसको उन्होंने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972 बाय किसके द्वारा आया, इनका नाम था साइंटिस्ट का निकोलसन एंड सिंगर। इन्होंने अपना ये मॉडल दिया जिसके अंदर इन्होंने बताया कि सेल के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं, फ्लूइडिटी की तरह, यानी कि तरलता की तरह एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट करते हैं वो फ्लूइड की तरह करते हैं। तो इसके थ्रू क्या क्या फंक्शंस होने स्टार्ट हुए वो भी अपने को क्लियर हो गया। एट लास्ट जो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी वो पैसिव, एक्टिव और ऑस्मोसिस के थ्रू होगी। सो ये तो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया क्योंकि पहले तो अपने को इंट्रोडक्शन पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फिर अपने को पता चल गया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वन एग्जांपल, परफेक्ट रेशियो, फिर अपने को पता चल गया उनके फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद में ट्रांसपोर्टेशन की टाइप भी पता चल गई। तो ये चार चीजें अपने को क्लियर हो चुकी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो आपको आप इनको एज ए नोट्स भी बना सकते हो उसी तरीके से एक एक पार्ट को डिस्कस करके। अब अपने नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं विच इज सेल वॉल। इसके बाद अपने बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, सेल वॉल के बारे में। अब देखो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ इनर लेयर मानी जाती है, यानी कि ये 2 लेयर्स है। यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 लेयर्स है जिनमें से आउटर वाली को है सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल, और इनर वाली जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। समझ आ गया? तो नाम से या अपने को स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है सेल वॉल। तो आपने को पता है कि जो आउटर में लेयर होती है, चाहे अपनी ह्यूमन बॉडी की बात कर लो, अपनी आउटर लेयर कौन सी है, अपनी स्किन। तो स्किन जो है बॉडी में वो क्या काम करती है, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को डायरेक्ट हार्म ना हो उससे पहले अगर अपने को कोई कट लगता है, कोई इंजरी होती है तो स्किन पे होती है, यानी कि अपने को इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या काम करती है, स्किन अपनी प्रोटेक्शन का काम करती है। एज इट इज सेल के अंदर क्या होता है, जो आउटर वॉल होती है जैसे कि सेल वॉल, वो क्या काम करती है, यहाँ पे प्रोटेक्शन का, क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का। इसलिए कई जगह पे तो रिजिड भी होती है, यानी कि कठोर भी होती है, क्योंकि उसको काम किसका करना होता है, प्रोटेक्शन का। अब देखो इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग मटेरियल होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग मटेरियल एंड कंपोज्ड ऑफ हार्ड सब्सटेंस, मतलब जिससे ये टोटली हार्ड होती है। ठीक है, आगे देखो अब मैंने आपको बताया कि आउटर कवरिंग भी करती है, उसके बाद में शेप, साइज, ये सब डैमेज से, इन सब चीज़ों से, इन्फेक्शन
बात करें, अगर अपने एल की एग्जांपल लेके चले तो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किस किस से बनी होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सेल्यूलोज, कौन कौन से होते हैं सुनो, सेल्यूलोज, पेक्टोज, हेमीसेल्यूलोज, इस टाइप के कई मॉलिक्यूल्स या कई कंपोनेंट से मिलकर जो है सेल वॉल बनी होती है। प्रोटीन्स, ठीक है, इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है। अब क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर जो सेल्स बनती हैं, स्टार्टिंग के अंदर जो सेल्स इन चीजों से मिलकर बनती हैं वो यंग टाइप की होती है। कैसी होती हैं? यंग होती है, यानी कि वो कैसे होती है? इमैच्योर, वो मैच्योर नहीं होती। अब इमैच्योर जो सेल्स होती हैं वो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होती हैं, थोड़ी डेलिकेट होती है, ठीक है। जब वो यंग से ओल्डर में कन्वर्ट होती है, यंग से ओल्डर में कन्वर्ट होती है तो वो कैसी हो जाती है? मैच्योर टाइप की हो जाती है। कैसी हो जाती है? मैच्योर। अब मैच्योर सेल्स जो होती है उनके ऊपर कंप्लीटली इन चीजों का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? हार्ड बन जाती है। हार्ड बन जाती है, वो काम क्या करती है? प्रोटेक्शन का। किसका काम करने लगती है फिर ये? प्रोटेक्शन का। अब ये देखो, यंग सेल जो होती है, यंग सेल जो होती है क्या बनाती है? प्राइमरी सेल। क्या बनाती है? प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये प्राइमरी सेल जो है वो ओल्डर में पहुंचने से पहले पहले क्या काम करती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपने प्राइमरी सेल जो होती है, ये अब स्टार्टिंग में नई सेल है। क्या है? नई सेल है। तो ये क्या करती है? एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, यानी कि डिवीजन का काम करना स्टार्ट कर देती है, सेल डिवीजन का, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में जब सेल डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू, तो उस टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि अगर ये 1 से 2 सेल में डिवाइड हुई है तो ऑल्डर वाली सेल जो है धीरे धीरे 2 से किसमें हो जाएगी? 4 में, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, जो पुरानी होती जाएगी सेल, जो कुछ टाइम पुरानी है वो कैसी होती जाएगी? हार्ड होती जाएगी, रिजिड होती जाएगी। समझ आ गया? यानी कि प्राइमरी सेल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है। उसके बाद में इसने क्या बना दी? कई सारी सेल्स बना दी, जिसमें से एक तो बना लेगी प्राइमरी वॉल, एक ने क्या बना ली? प्राइमरी वॉल, और दूसरी ने बना ली सेकेंडरी वॉल। समझ आ गया? जिसमें से एक तो आउटर सरफेस पे चली जाएगी और रिजिड होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी, और दूसरी उनके साथ साथ अटैच होती जाएगी, जिसकी वजह से वो हार्ड और धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी और ज्यादा, और प्रोटेक्शन का काम जो है वो स्टार्ट कर देगी। समझ आ गया? तो ये चीज इसके अंदर होती है। अब देखो, इनर सेल और आउटर सेल के बाद में इनके बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होती है। आउटर और इनर, यानी कि सेल वॉल के अगर अपने स्ट्रक्चर लें, यहाँ से ये पार्ट है सेल वॉल का, तो ये इसके अंदर कई सारी लेयर्स का डिपोजिशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? एक बीच में लेयर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मिडल लैमेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिडल लैमेला। इस चीज को अपने थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। देखो, ये सेल वॉल का अपना एक पार्ट लिया, इसको जूम करके देखते हैं। ये क्या है? सेल वॉल है कंप्लीटली, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। ये क्या है? सेल वॉल। इसके नीचे वाली लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये जो हमने सेल वॉल ली है, ये धीरे धीरे कई सारी लेयर्स है इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा। तो ये तो बना लिया इसने प्राइमरी वॉल, और एक बना ली सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है बीच में, जिसको क्या बोला जाता है? मिडल लैमेला। क्या बोलते हैं? मिडल लैमेला। अब ये जो मिडल लैमेला है वो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से। किससे मिलकर बनी है ये? कैल्शियम पैक्टेट। आप लोगों को ये तो पता चल ही गया कि आउटर और इनर वॉल जो है, मतलब सेल वॉल जो है वो कई चीजों से बनी होती है, सेल्यूलोज, पेक्टोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, इन चीजों से। तो ये किससे बनी होती है? कैल्शियम पैक्टोज से। फिर ये मिडल सेल वॉल, मिडल लैमेला, ये ट्रांसफर होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा। किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जो किससे कनेक्टेड होता है? सेल साइटोप्लाज्म से। अब इसके बाद में चीजें कंप्लीट होने के बाद में किससे अटैच हो जाती हैं? अटैच टू साइटोप्लाज्म। समझ आ गया? ये था सेल वॉल के स्ट्रक्चर, सेल वॉल की कंपोजिशन, सेल वॉल के फंक्शंस। अब आप लोग दोबारा देख लो सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के अंदर अपनों ने कई चीजें देख ली, जैसे कि क्या फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फंक्शन क्लियर हो गया, अपने को इंट्रोडक्शन पता चल गया, फिर अपने को फंक्शन के बारे में पता चल गया, फिर इसके कंपोनेंट्स पता चल गए, ठीक है। उसके बाद में अपने को इसकी स्ट्रक्चर पता चल गई, एंड एट लास्ट अपने को पता चल गया कि सेल वॉल जो एट लास्ट साइटोप्लाज्म से जाके अटैच होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने